नमस्कार साथियों, कैसे हो? पेपर देके आपको कैसा लग रहा है? चलिए आज हमारा टीजीटी का पेपर करते हैं हम हल। मेरे पास पेपर आ चुका है और मैं इसको हल करने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। अब क्या था कि है ना, जल्दी से जल्दी हम इस पेपर को शुरू करें, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नए बंधु आए हैं, और शेयर करो। देखिए, मैंने पीजीटी का पेपर मैं बड़ी दुखी हूँ इस बात को लेकर। पीजीटी का पेपर डाला था, लेकिन आपने लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं किया। ऐसे थोड़ी होता है। अब आपके पास पेपर डाल रही हूँ और बड़े एक्सप्लेन करके मन से डाल रही हूँ। मुझे आप सारे मेरे पढ़ाने वाले स्टूडेंट की तरह ही लगते हो। तो आज इस पे हमारे कम से कम जो ना 500 लाइक तो आ जाए इस पेपर पे। चलो पेपर को करते हैं हम। प्रश्न नंबर 91 की बात करें हम। टीजीटी का पेपर सोचते हो गया मैडम आज ऐसी वैसी बातें करने लगी। प्रश्न नंबर 91, क्या गुस्से से उबलती कठपुतली कह रहे? ये तो हमारा प्रश्न भी कुछ कुछ ऐसा। गुस्सा नहीं है, मुझे बड़ा प्यार है आप लोगों से। चलिए चलते हैं हम। पहला प्रश्न, गुस्से से उबलती कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा नहीं जगी? अब ये जो ना हमारा पाठ है, अब यहाँ एक चीज है, 6ठी से 8वीं तक का सिलेबस से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। कठपुतली जो है ये 7वीं हमारी क्लास में एनसीईआरटी की बुक में है, वसंत में। आगे आगे के पीछे के धागों को तोड़ दो, अनचाह नृत्य छोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, अपने मन के छंद को छूने दो। अगर इन चारों ऑप्शन को हम देखते हैं तो ये मेरे पाँव पर छोड़ दो, कठपुतली ये कहना चाहती है कि मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, लेकिन अगले ही पल वो ये भी कहती है कि अगर मेरे पाँव पर छोड़ दोगे तो मैं चलूंगी कैसे? तो इसमें जो है ना हमारा तीसरा ऑप्शन आएगा, 91 का तीसरा। उसके बाद अगला 92 देख लीजिए, 92 वहाँ प्रश्न हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। स परिवार स है यहाँ, स और देखिए उपसर्ग की एक मैंने आपको पहले भी उपसर्ग करवाए थे तब बताया था। आप ऐसे करके देख लीजिए, अगर ये सार्थक शब्द बनता है तो इसका मतलब आपका उपसर्ग सही है। सदाचार, अब दूसरे में ही देख लीजिए 92 में, इसमें अगर सह निकाल दोगे तो दाचार बच जाएगा। दाचार तो कोई सार्थक शब्द नहीं है, दूसरे में ही आ गया हमारा उत्तर। सद प्लस आचार आएगा इसमें, सदाचार तो इसमें नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन है इसका 92 का 2। उसके बाद 93वां प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची तो आपने याद की, शशि चंद्रमा है, राका भी चंद्रमा को कहते हैं, हिंदू भी चंद्रमा को कहते हैं, शीत नहीं कहते। तीसरा आएगा 93 का तीसरा ऑप्शन है हमारा। उसके बाद अगला देख लीजिए 94वां प्रश्न। इसमें क्या है? 94वें प्रश्न, निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। अब माधुर्य गुण का यहाँ पे आपको मैंने गुण बताए थे, 3 होते हैं, माधुर्य, प्रसाद और ओज। अब जो प्रेम प्रसंग की बातें हैं वो सारी माधुर्य गुण के अंतर्गत आती है। और इसमें क्या पूछा? माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है, प्रश्न है हमारा नहीं है। इस चीज पे ध्यान देना है हमें, यानी कि 3 माधुर्य गुण के उदाहरण मिलेंगे हमें यहाँ। कहता है लाली बन सरस कोपलों की आंखों में अंजन सी लगती, कूची तलकों सी घुंघराली मन की मरोड़ बन पर जगती, कंकन किंजिन नुपुर धुनी सुनी कहत लखन राम सम राम हृदय गुनी, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी की करुणा निधि रोए, पानी प्रात सो हाथ छुओ नहीं नैनन की जल से पग धोए, नील सरोवर रुए श्याम तरुण अरुण बनीज नैन। अब अगर आप इन तीनों को अगर देखोगे, सारी चारों पंक्तियां हमने पढ़ ली। अब इनकी अगर आप टूटी फुट्टी भी अगर हिंदी कर सकते हो तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा तीसरा जो है, इसमें करुण रस है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुण करी सो करुणा निधि रोए, करुणा निधि को रुला दिया। तो तीसरे में क्या आ गया हमारा? तीसरे में आ गया करुण रस। इसमें हमारा श्रृंगार और करुण जब आ जाएगा तब हमारा माधुर्य गुण नहीं आएगा, तब हमारा प्रसाद गुण आएगा। तो 93वां प्रश्न है, और इस 93वां प्रश्न का हमारा रहेगा 3, तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद आगे देख लीजिए ना, सॉरी 94वें प्रश्न का, 94 का 3 था, 93 नहीं, प्रश्न नंबर गलती से बोला गया। उसके बाद 95वां प्रश्न देख लीजिए हमारा क्या कहता है। इसमें कहता है हरा भरा है सब पेट जो भरा, सुनो नहीं तो बस शून्य है धरा, लगे हमारे सब काम पेट से, बचा न कोई इसकी चपेट से। उक्त पद्यांश में छंद है। अब हमें छंद देखने के लिए तो वर्णों को गिनना पड़ेगा या मात्राओं को गिनना पड़ेगा। और अगर हम इसमें गिनते हैं 95वां प्रश्न हमारा, इसमें अगर हम गिनते हैं तो हमारी जो है वो ये एक वर्णिक छंद है। और इस छंद में जो है वो क्या होता है, वर्णों की मात्रा 12 वर्ण होते हैं। और अंत हमेशा जो है एक दीर्घ, एक लघु और एक दीर्घ, इस प्रकार करके जो है ना अंत होगा। तो इस प्रकार इसको अगर करे देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सारों में गिन के देखो 12 वर्ण है। और अंत जो है क्या है, एक ये देखिए पे दीर्घ है और ट लघु है और से अंत ऐसे हुआ है। तो इस प्रकार ये हमारा वंशस्थ जो है वो छंद है। उसके बाद अगला देख लीजिए 96वां प्रश्न हम देखते हैं। अगला क्या है 96
सॉरी 96वां प्रश्न क्या कहता है, आधा है श्लोक ये हमारा 96वां। कहता है कि मनुआ तो चौदिशी फिरे यह तो सुमरिन नाही, माला तो कर्मे फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चौदिशी फिरे यह तो सुमिरन नाही। पूरी पंक्ति हमारा पूरा दोहा है ये। और ये दोहा किसका है ये देख लीजिए। ये दोहा जो है हमारे किसने कहा है, कौन ये निर्गुणवादी में ऐसी बातें कौन कर सकते हैं हमारे, ऐसी बातें की थी हमारे कवि कबीरदास जी ने। तो इसका ऑप्शन रहेगा 4। ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है अगले प्रश्न में। 97वां प्रश्न कहता है उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है, मिली जुली आम फहम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं, प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ ही होती है। आपने एक लाइन सुनी होगी 97वां प्रश्न, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। उसी तरह की ये बात है, निज भाषा पे बात की थी। और वो पंक्तियां अगर आपको पता है किसकी है तो ये उन्हीं के बारे में कहा गया है। वो पंक्तियां भारतेंदु हरीशचंद्र की है और ये उनके हरीशचंद्र जी के विद्वान के प्रति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये वाक्य कही है। 97वां प्रश्न था हमारा ये। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला क्या कहता है 98वां प्रश्न, निष्प्रह शब्द का सही अर्थ क्या है। निष्प्रह मतलब जिसको कोई चीज छुए ना, यानी कि जिसमें किसी प्रकार का कोई कामना ना हो, उसको इच्छा ना हो, उसको निष्प्रह कहते हैं। तो यहाँ पर 98वां प्रश्न हमारा इसका आ जाएगा 1 कामना रहित आएगा, इसका 1 आएगा ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए 99वां प्रश्न क्या क्या कहता है हमारा, आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है। अगर इसमें अलंकार पूछा जाता आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है, अगर अलंकार आता तो हम मानवीकरण अलंकार करते। और अब आपने जो चाहे या ना भी पढ़ रखी हो, आप इसको थोड़ा बहुत भी कर सो, तो आकाश का साफा कौन बांधेगा, जो ऊंचा पर्वत होगा, जो पहाड़ होगा, आकाश का साफा तो वही बांधेगा। तो और यहाँ पर जो है ना सूरज की चिलम खींचता, अब सूरज को जो है ना एक चिलम की तरह कर दिया या तो ये पहाड़ का वर्णन है, ए आ जाएगा। 99 का 1 नंबर आएगा। 100वां प्रश्न देख लीजिए, 100वें प्रश्न में क्या कहा गया है। और 100वां प्रश्न कहता हमारा, पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच लूंगा मैं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, पंत है, बहादुर है, शमशेर बहादुर है, नागार्जुन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अब 100वें की बात करें, पुष्प पुष्प की तंद्रा से लालसा खींच लूंगा मैं, हमारे एक बहुत ही अच्छे कवि है जिनका मैंने पढ़ाते टाइम बहुत बार जिक्र किया था। और वो छायावादी कवि भी है, छायावादी तो पंत भी है और निराला भी है, 2 का जिक्र यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो ये पंत भी सुकुमार कवि है, प्रकृति बहुत सुंदर कविता इस प्रकार की लिखी, लेकिन ये जो लाइनें हैं ये हमारी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। 100वां प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आगे बढ़ें तो लाइक आपने किया होगा, शेयर भी कर दिया होगा, नए बंधु आए वो सब्सक्राइब करें। देखिए बड़े एक है ना क्या होता है, कई बार अक्सर हम देखते हैं कि आप में से तारीफ करने वाले तो बहुत होते हैं, मैडम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप जैसा कोई पढ़ाता ही नहीं है। मैं पूरी तन्मयता से जैसे अपने सभी लाइव स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ अपनी क्लास में, उसी प्रकार आप भी मेरे सभी स्टूडेंट हो, मैं वही सोच के पढ़ाती हूँ। लेकिन जब आपके लाइक नहीं आते, शेयर नहीं आते तो दुख होता है, और फिर यूँ लगता है कि हम तो जैसी चीज़ें जो चल रही है उसी के आती है। तो देखिए जो अच्छे टीचर अगर पढ़ाने वाले, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही, मैंने 20 साल सतत अभ्यास के द्वारा इतना कुछ सीखा, एक दिन से नहीं आता। तो अगर आप लाइक नहीं करोगे तो फिर एक दिल तो कहीं ना कहीं टूटता है, फिर यूँ रहता है कि ना, आपको अगर अच्छे टीचरों को आगे लेके आना है तो चाहे कोई भी हो जो आपको यूँ लगता है हाँ सारगर्भित बात हो रही है, डिटेल से समझा रहा है, लाइक अवश्य करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आगे तभी आएंगे, जब आपका प्रोत्साहन मिलेगा तभी मन करेगा। उसके बाद देख लीजिए आगे, जोगनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर यह आज बरसने आई। रूपक अलंकार। अब देखिए यहाँ पर 101 की बात कर रहे हैं हम प्रश्न की। अब यहाँ पर शायद ये सेमूलन वाला ही है। उसके बाद देखिए, विरह विकल बिनु ही लिखी पाती दई पठाए, आंख विहीनियों सूचित सुने बाँचत जाए। अरुण सरोवर कर चरण दीर्घ खंजन मुखचंद, समय आए सुंदरी शरद कहीं न करती आनंद। उसके बाद है, मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलको, पीली मधुर मदिरा किसने थी बंद हमारी पलकें। अब यहाँ पर क्या होता है, एक विभावना, एक असंगति है और एक श्लेष अलंकार है। यदि हम बात करें कूट की तो यहाँ पर जो ना पहले हम प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं, उसके बाद हम कूट की बात करेंगे, कौन कौन से में क्या क्या है। एक का जो है हम पहले बात करते हैं,
पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में जो है 2, 2, 1 और 3। तो कै में हमें सबसे पहले वही देखना है कि दूसरा है या पहला है या तीसरा है। अब देखिए पहला कौन सा है हमारा, कै में जो है दूसरा, दूसरा, तीसरा और पहला देखना है। दूसरा, दूसरा, तीसरा, पहला कौन सा है कै का। तो जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। अब आपको इसकी टूटी फूटी भी हिंदी आती है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर जो जिस पीड़ा का जिक्र उसके माध्यम से जो है ना कवि कोई और भी बात करना चाहता, स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो जब एक ही पंक्ति के दो अर्थ निकलते हैं तो कै का सलेश अलंकार आएगा, तो दूसरा तो हो गया निश्चित। अब दूसरा किस किस में है एक बार ये देख लेते हैं। दूसरा है पहले में और दूसरे में, तो पहले और दूसरे में उत्तर ही मिलेगा। अब कै का देखना हमें चौथा है या पहला है, ठीक है। अब कै का जो है वो कौन सा है ये भी देख लेते हैं हम। कै का है हमारा यहाँ पे, विरह विकल बिनुही लिखी, पाती हुई दई पठाए, आंख विहीनी सूचित सुने बाचत जाए। अब यहाँ पर पहले का हमारा रहेगा, दूसरा है कि पहला है कि चौथा है, हमें ये देखना है। अब यहाँ क्या है, आप देखिए, विरह विकल बिनुही लिखी, पाती दई पठाए, बिना लिखे ही पत्र भेज दिया, आंखें विहीनी सूचित सुने बाचत जाए। अब वो बिना ही पत्र भेजे, वो आंखों विहीनिया, बिना ही आंखों के सूचित सुने बाचत जाए, तो कैसे बचेगी। जब इस प्रकार का बिना कारण के कार्य हो जाता है तो विभावना अलंकार है, तो चौथा। और तो दूसरे बीच में तो हमें ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं, पहला और चौथा जो है ना वो किस में, दूसरा और चौथा किस में आया है, ए में आया है, तो ए ऑप्शन रहेगा इसका। इसका उत्तर हमारा रहेगा एक, ये वाला उत्तर है इसका, एक आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए हमारा। अगला क्या कहता है, 102वां प्रश्न। ये कहता है कि राम हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। बहुत ही सुंदर है पंक्ति। परंतु की रचयिता कौन है, सारी कविता इसी प्रकार की है। ये जो हमारी कवि लिखते हैं कौन, भगवती चरण वर्मा की ये कविता 102 का 2 है हमारा, भगवती चरण वर्मा उनने लिखी है। बड़ी सुंदर कविता है इनकी, आज़ादी के दीवानों की। उसके बाद अगला देख लीजिए 103वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका संबंध मागधी अपभ्रंश से नहीं है। अब आप ये सारी देखो तो मागधी अपभ्रंश से जो है बिहारी, मराठी, असमी, बंगाली, इसमें से अगर आप सारों को लोगे तो ऑप्शन जो है हमारा क्या रहेगा, मराठी जो है वो द्रविड़ से है, तो ये हमारा तीसरा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला ले लीजिए 104। देखिए शोर सैन्य अपभ्रंश की हम बात करते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर बात हुई है मागधी अपभ्रंश की, तो ये सारी मागधी अपभ्रंश में ही आती है, मराठी नहीं आती है, द्रविड़ में आती है। उसके बाद अगला देख लीजिए, कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूं कि लोगों में दया भाव रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसे मैं भूल नहीं सकता। उक्त कथन किस रचनाकार का है। 104वां हमारा ये, हजारी प्रसाद, रामदर स्मिथ, हरिशंकर प्रसाद, शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सिंह। अब यहाँ पर बात है ये हजारी प्रसाद की रचना है, उन्होंने हजारी प्रसाद ने अपने निबंध में ये बात कही है, तो ये जो है एक ऑप्शन आएगा इसका, पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद अगला देख लीजिए 105वां प्रश्न क्या कहता है, कृपया दृष्टि हो जाए। बी कोड का पेपर है जो हम कर रहे हैं, तो आपका जो भी पेपर है उसके अनुसार प्रश्न उल्टे आगे पीछे हो सकते हैं, उत्तर तो यही रहेंगे, आप मिलान कर सकते हैं उसमें। सम्मिलित कीजिए, ये देखिए यहाँ पर हमारा काव्य दोष से संबंधित भी प्रश्न आ गया एक, और इसमें 4 एक साथ दे दिए, और चारों को एक साथ दे के जो ना 4 काव्य दोषों का एक प्रश्न बना दिया, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम क्या है इसमें। कृपया दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम, पहला तो ये हमारा दुष्क्रमतव दोष दे रखा है। लपटी पुष्प पराग रज शनि स्वेद मकरंद, अक्रमतव रोग है, दोष है। उसके बाद विश्व में मिलते नहीं है वीर भीम समान के, ये अधिकपतव दोष है। और उसके बाद जो ना इसका साथ में नरप मोह को है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। अब आप इसमें देखिए नून पद का तो होता है जिसमें पद जो है वो कम हो, अधिक पद का होता है बिना मतलब ज्यादा पदों का प्रयोग, अक्रमतव होता कर्म से नहीं लिखना, और दुष्क्रमतव होता है कि जो ना पद का प्रयोग जो है वो सही अर्थ में ना किया गया हो। तो इस प्रकार जो है हमारे आएंगे। तो इसका देखिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन में क्या कहता है 4 4 और 1 और 3, हमें इसी प्रकार करने होते हैं प्रश्न। तो पहला जो है कै भाग है उसमें तीसरा आएगा, चौथा आएगा या पहला आएगा, ठीक है जी। चलो देखते हैं। तो इसमें हम पहला है कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम,
दुष्कर्मत्व दोष तो नहीं है, ये अकर्मत्व भी नहीं है, अधिकत्व भी नहीं है, ये नून पद दोष है। देखिए कृपया दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। यहाँ पर जो है कृपया दृष्टि किसकी चाहता है, तो इसमें यहाँ पर क्या आ गया हमारा, क्या नहीं है यहाँ पर नून पद, यानी कि ये पद जो है आधा है, छोटा कम है, यहाँ पे नून पद है इसमें। तो जो हमारा ये कै है, कै का 4 ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे 4 है, 2 में और 3 में। अब दूसरा का 3 दोनों में है, तो ये नहीं खोजेंगे हम, दूसरे का ख का 3। उसके बाद है फिर पहला और दूसरा, गय का जो है या तो दूसरा आएगा या पहला आएगा, तो इसलिए हम गय खोजते हैं। विश्व में मिलते नहीं है वीर भीम समान, पहला क्या है हमारा दुष्कर्मत्व दोष है, और पहला और कौन सा था हमारा, पहला है और दूसरा है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है हमारा अकर्मत्व दोष। तो अब आप देखिए इसमें तीसरे में विश्व में मिलते नहीं है वीर भीम समान। अब भीम के समान वीर नहीं मिलते, यहाँ ना था, ये जो है हमारा कर्म ठीक नहीं है इसमें, तो अकर्मत्व दोष है, तो दूसरा आ जाएगा गय का दूसरा। अब गय का दूसरा किस में है, दूसरे में है, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, दूसरा ऑप्शन रहेगा। ठीक, यानी कि दूसरा सही है इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 106। इक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, यानी कि इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है उसमें। अब देखिए दैनिक, अधिकाधिक, इसमें ही नहीं हुआ, अधिक और अधिक है इसमें, तो दूसरा 106 का जो है हमारा दूसरा आएगा, ये आ जाएगा। अधिक प्लस अधिक, अधिकाधिक होता है, और सामाजिक में एक है, धार्मिक में भी एक है, तो दूसरा है इसका 106 का 2। 107 देखिए, कितना सौभाग्यशाली वह समुद्र जिसे समुद्र की बात है यहाँ पे, कितना सौभाग्यशाली वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ पकड़ने का है। 2 बेटियां कौन सी, 2 नदियां हैं। यहाँ 2 प्रस्तुत पंक्तियों में इन 2 बेटियों का वर्णन किन 2 नदियों के संदर्भ में किया है। यहाँ कवि ने जो है हिमालय से निकलती हुई नदियों के बारे में जो है जिक्र किया है। तो यहाँ पर जो 2 नदियों की बात हो रही है वो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही है, जो इसकी महानदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, उन 2 नदियों की बात हो रही है। ए ऑप्शन आएगा इसका 107 का। 108वां देख लीजिए, निम्नलिखित में से जनेंद्र कुमार की रचना है पापा खो गए, मिठाई वाला, चिड़िया की बच्ची, दादी माँ। आपने जनेंद्र कुमार जी की रचनाएं अगर पढ़ी हो तो चिड़िया की बच्ची उनकी रचना है, ये तीसरा ऑप्शन आएगा। पापा खो गए, मिठाई वाला और दादी माँ ये इनकी नहीं है, चिड़िया की बच्ची इनकी है। ये हमारी 6ठी 7वीं के सिलेबस में है, कौन सी क्लास में है, 6ठी 7वीं है शायद कोई। उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है। मतलब राष्ट्रीय सांस्कृतिकता, ये देखना है हमें, राष्ट्रीयता और सांस्कृतिकता के, राष्ट्रीय सांस्कृतिका की। मैथिली शरण गुप्त है, माखनलाल चतुर्वेदी भी है, विजय देव नारायण शाही और बालकृष्ण शर्मा नवीन। ना बताएगा हमारा तीसरा और चौथा ऑप्शन, इसमें से हमारे एक नहीं है। बालकृष्ण शर्मा नवीन भी, इन्होंने भी लिखी राष्ट्रीयता की काव्य, विजय देव नारायण शाही नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन आएगा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए, सामासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को कहते हैं। यानी कि जो समास को जब हम अलग करते हैं उसके बीच में जो छिपा हुआ होता है वो जो निकलता है, उसको कब निकलता है, वो जब विग्रह करते हैं निकलता। बहुत ही आसान प्रश्न है 102। देखिए इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना था, निराश होने की जरूरत नहीं है। आपका पेपर जो है ना ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं कह सकते और आसान भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि जो लाइनें जहाँ पेपर में ज़्यादा आ जाती है और ये चीज़ें ज़्यादा पूछ ली जाती है तो वहाँ पेपर हमें थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि लाइनें हम सारी नहीं याद कर सकते। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो व्याकरण वगैरह दी गई है वो इतनी मुश्किल नहीं है, वो आसान है। तो अगर हम पढ़ते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं, तो पेपर हमारा ठीक है हो जाएगा। और ये जो कि मैं ये सोल्व करवा रही हूँ आपको, ये पेपर हल करवा रही हूँ, इसमें ज़रूरी नहीं कि मैं जो करवा रही हूँ वो 100% सही हो सकता है कहीं कोई मेरे से कमी रह गई हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई बात नहीं, बढ़ते रहिए, देखते रहिए, और जो है ना जैसे आपका रिजल्ट आएगा या आपको जैसे भी मिलेगा इसका और सोर्सेज, तो उससे आपको पता चल जाएगा कितने नंबर आपके आ रहे हैं। तो इतना कोई दुखी होने की ज़रूरत नहीं है हमें, करते रहिए। आगे चलिए, मुझे बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। ये प्रस्तुत पंक्तियों की लेखिका, इसकी लेखिका जो है वो कृष्णा सोबती है, यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा, यानी कि 2 ऑप्शन आएगा, 111 का 2 कृष्णा सोबती की है। उसके बाद 112वां प्रश्न देख लेते हैं हम, क्या कहता है। 112वां प्रश्न कहता है कि चलो अब केतिक परण कुटी करी है कित।
देखिए जब चलते चलते सीता थक जाती है, ये हमारा जो है ना छठी की क्लास में बाल रामायण है और वहाँ से लिया गया, यूँ लगा लीजिए। चलो अब केतिक परण कुटी कहिए कित है, सीता द्वारा कही गई पंक्तियों में राम ने उनकी कौन सी मनोदशा को लक्षित किया है। अब जो सीता की जो मनोदशा क्या हो जाती है, सीता चलते चलते थक जाती है, तो अब परण कुटी की बात आती है। तो राम की जो मनोदशा है यहाँ, सीता की कौन सी दशा है। चलो अब केतिक परण कुटी, तो यहाँ मधुरता, प्रसन्नता, चंचलता तो कोई भी नहीं दिखती, आतुरता ही दिखती है। तो चौथा ऑप्शन रहेगा इसका 112 का 4। 113 का देख लीजिए क्या है। 113वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही क्रम क्या है। आपको ये तो पता होगा, मैथिली शरण की साकेत तो सबसे बाद में है। इनमें मैथिली शरण की जो जितनी रचनाएं यहाँ दी गई है, तो हमें सबसे पहली से तो साकेत इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तीनों में आ रहा है साकेत। अब हमें पहली भी पता होनी चाहिए। तो रंग में भंग है उनकी सबसे पहली रचना, इनमें से जो दे रखी इनकी बात कर रही हूँ मैं। तो इस कारण इसका ऑप्शन जो है हमारा 1 रहेगा, रंग में भंग, फिर भारत भारती, फिर पंचवटी और फिर साकेत। तो आगे चलिए, आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। फिर से मूलन आ गया। लेंथी पेपर तो बहुत था आपका, खैर ये मानना पड़ेगा। सेमुलन वाला, हे शरणदायिने देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। ये इसमें छंद पूछा गया है कौन सा। 1 नंबर का जो प्रश्न 1 छंद पूछा जाता है, आपसे 4-4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब रोला छंद है, रोला का आपने पता होगा, रोला में क्या होता है, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। रोला छंद में क्या है, रोला और छप्पे को मिलकर बनता है उलाला, यानी कि उलाला छंद रोला और छप्पे को मिलकर बनता है। ये अगला हमारा उलाला छंद है। तीसरा जो है वो दोहा छंद है, दोहा तो आपको पता ही है। उसके बाद हरी गीतिका है। हरी गीतिका छंद में जो है वो क्या होता है, हरी गीतिका भी हमने पढ़ा था, 28 मात्राएं होती, मात्रिक छंद 16 + 12 28 मात्राएं होती है हरी गीतिका में। अब हमें सारे देखने पड़ेंगे कौन कौन सा है, उसके साथ हम सिमुलेशन करेंगे। अब दोहा सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा है। अंत हमेशा दोहे का किस पे होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर ये तो नहीं है, तो अगला देख लेते हैं हम। दोहा हमेशा लघु पे खत्म होता है। हे शरणदायिनी देवी, 114 प्रश्न हमारा 114वां इसका जो है हम देखते हैं। अब कूट देख लेते हैं एक बार। पहले में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा और चौथा है। तो हम पहला देखते हैं कौन सा है हमारा। पहले में पहला तो नहीं है 114वें का, तो इस कारण हमारा 1 तो वैसे ही चला जाता है, 114वां 1 चला गया। अब दूसरे का देखते, दूसरा और चौथा देखते हैं। दूसरा कौन सा है, दूसरा है उलाला। अब हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम, तू जगनी तू प्राण है। अब मुझे तो इसमें उलाला दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ मुझे इसमें उलाला दिखाई दे रहा है। नीचे और ऊपर का देखें तो इसको, चलो कोई बात नहीं। अब दूसरा देख लेते, चौथा और देख लेते हैं। चौथा क्या है, चौथा हरी गीतिका है, 28 है। 28 मात्राएं तो नहीं है इसमें क्योंकि अभी अभी गिना है। तो ये स्पष्ट हो गया कि कै का 2 आएगा, कै का 2 आएगा, मतलब कै का 2 है। तो 2 किस में है, कै का पहले और दूसरे में है 2, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, पहले और दूसरे में 2। अगला फिर क्या है, दूसरा ख क्या है, ख में या तो 2 ख में आएगा ये 1, तो 1 तो ख तो देखने की जरूरत नहीं क्योंकि नहीं, पहले और ना दूसरे और तीसरे में है 2, तो ख 1 तो है ही दोनों में। फिर अब हमें तीसरा देखना जिसमें 3 और 4 है, तीसरे में तीसरा आएगा या चौथा आएगा। अब तीसरा है हे बाजनी तू बाजन सकल, इसमें तीसरे में कौन कौन से दे रखे हैं, तीसरे में दे रखे हैं चौथा, यहाँ पे तो चौथा दे रखा है हमारा, यहाँ तीसरा, तो तीसरा और चौथा देखना है हमें। तीसरे में तीसरा कौन सा है, दोहा। दोहा तो है ही नहीं, जब बड़ा ये हो गया वारवाही और कराही, तो दोहा तो है नहीं, तो इस कारण चौथा है तीसरे में। तो तीसरे में हरी गीतिका हो गया 28 देख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हो गया, हाँ ये हरी गीतिका है। तीसरे में चौथा आएगा यानी कि हरी गीतिका आएगा। तो अब यहाँ पर जो है ना हमारा ये चौथा दूसरे में है, तो इसलिए हमारा 2 ऑप्शन इसका सही है, दूसरा आएगा इसका उत्तर, ठीक है। उसके बाद अगला देख लेते हैं हम। वह चिड़िया जो कविता के रचयिता कौन है, वह चिड़िया जो छठी क्लास की कविता है।
छठी क्लास के सिलेबस में है। 115वां प्रश्न हमारा, इसके कवि का नाम केदारनाथ अग्रवाल है, तो चौथा ऑप्शन आएगा इसका, वह चिड़िया जो, ये कविता केदारनाथ अग्रवाल की है। उसके बाद 116वां देख लेते हैं, महादेवी वर्माकृत, ये भी नीलकंठ जो है छठी 7वीं की क्लास में है। नीलकंठ महादेवी वर्माकृत की विधा क्या है, नीलकंठ क्या है, एकांकी है, कहानी है, रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है। नीलकंठ एक रेखा चित्र है, तीसरा ऑप्शन रहेगा 116 का 3। उसके बाद अगला लगा लीजिए 117, बिछोना में मूल शब्द एवं प्रत्यय क्या है। अब हमें देखो दोनों देखना है, वैसे तो हम प्रत्यय देखते आए थे, अगर प्रत्यय की बात करते हैं तो ओना निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमारा मूल शब्द भी देखना है। तो मूल शब्द क्या है, बिछाना प्लस होना, नहीं ये तो गलत है। बिछ प्लस होना ये भी नहीं है, बिछाना प्लस होना ये भी गलत है, बिछा प्लस होना। अब बिछा जो है वो मूल है, यहाँ होना है, तो इसका 4 ऑप्शन 117 का जो है वो 4 ऑप्शन रहेगा, ये सही है 117 का 4। उसके बाद अगला लगा लीजिए, क्योंकि देखिए आप देखोगे तो इसमें बिछा जो है वो मूल शब्द है, और ओना ये हमारी जो संधि है वो कौन सी है, यदि अ वर्ग में ए ऐ या ओ मिल जाए तो हमेशा वो बड़ा बनाती, यानी कि वृद्धि संधि है। तो वृद्धि संधि का उदाहरण है बिछा प्लस ओना, बिछोना, ये बन जाएगा हमारा 117 का 4 ऑप्शन आएगा। ठीक है। उसके बाद 118वां प्रश्न ले लीजिए। 118वां, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संविधान प्रारंभ के 15 वर्ष तक की अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। और आपको पता होगा हर बार जो है फिर एक हर 10-10 साल में, पहले तो 15 साल तक था, फिर 10-10 साल में एक जो है ना पारित किया जाता है बिल, और फिर 10 साल बढ़ा दी जाती, फिर 10 साल। और 1965 में तो ये कर दिया गया था कि जब तक एक राज्य की भाषा भी अंग्रेजी रहेगी और वो नहीं चाहते कि हम हिंदी करें, तब तक जो है ये सहायक भाषा के रूप में अंग्रेजी बनी रहेगी। लेकिन सहायक क्या, अंग्रेजी तो मुख्य ही बन रही है, यूँ मान के चलो आप। तो अभी तक ये चल रहा है। 118वां प्रश्न, अनुच्छेद की बात आई है यहाँ पे। मैंने दोस्तों जब आपको करवाया था ये आपको अनुसूची भी बताई थी, अनुच्छेद भी बताए थे। तो 343 के बी अनुच्छेद में रखा गया है। ए में तो ये माना गया है हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, एक में तो, और 2 में जो है ना ये बात की गई। तो अनुच्छेद 343 का 2 पार्ट है, दूसरे पार्ट में बात कही गई है। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है। अब हमने बोली के तो 500 परिवार, हमने ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, बुंदेली है। अब इसका 119 का आएगा हमारा 3, यानी कि मगही नहीं है, ये वाला नहीं आएगा, तो तीसरा। उसके बाद अगला 120वां प्रश्न लगा लीजिए, निम्नलिखित में से काकू वक्रोक्ति का उदाहरण सही है। अब ये थोड़ा सा मैं इस प्रश्न को मुश्किल मानती हूँ, ये प्रश्न आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि वक्रोक्ति की बात हुई, एक तो वक्रोक्ति है यहाँ पे, उसके बाद काकू वक्रोक्ति यानी कि वक्रोक्ति का भी उदाहरण है। तो 120वां प्रश्न, इसमें जो है यदि हम बात करें यहाँ पर काकू वक्रोक्ति, भरत भूप सिय वचन लखन बन सुनी सानंद सहनो, पुर परिजन अवलोकी मातु सब दुख संतोष लहनो, हैरी लाल तेरे सखी ऐसी निधि पाई कहाँ। एक तो यहाँ पर लाल कह रही है और उसके बाद निधि कह रही है उसको, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन रहेगा वक्रोक्ति, काकू वक्रोक्ति का, ये तीसरा। ये मैं अलंकार में काकू वक्रोक्ति उनके भेद मैंने अनुप्रास के कराए थे, अगली बार जो है ना अलंकार में कोशिश करूंगी सारे भेद करवाने की, तो तीसरा ऑप्शन आएगा बी का। उसके बाद अगला देख लीजिए हमारा 121वां, निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा खंडों का शीर्षक नहीं है। अब हरिवंश राय की मैंने बहुत बार आपको कराई, उनकी आत्मकथाएं जब मैंने पढ़ा रही थी तो आपने देखा, नीड का निर्माण की बात हुई, क्या बोलूं क्या याद करूं, 10 द्वार के सोपान तक, ये सारी आत्मकथाएं हैं उनकी, तीनों पार्ट। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये +2 में कविता है। हो ना जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थकावन का पंथी भी जल्दी जल्दी, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये कविता है उनकी। तो एक है ये, इसमें उनकी ये आत्मकथा नहीं है, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा 121 का। उसके बाद 122वां प्रश्न देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से किसने शांत रस को भी नाटक में अनुभव योग्य माना है। देखिए काव्य शास्त्र जो हमारा पीजीटी में भी बहुत टच किया गया था और टीजीटी में भी आ रहा है काव्य शास्त्र, तो अगली बार काव्य शास्त्र को मैं डिटेल से करवाऊंगी, उम्मीद है कि आप देखोगे तो उससे फायदा होगा आपको। काव्य शास्त्र पूरी डिटेल पूर्वक करेंगे हम, विस्तार पूर्वक उसकी चर्चा। निम्नलिखित किस शांत रस को भी नाटक का अनुभव योग्य माना है। देखिए बहुत सारे विद्वान, भरत मुनि ने तो माना ही नहीं था शांत रस को, लेकिन उन्होंने माना तभी तो शांत रस 9
1500 में आया तो दंडी, उद्भट, भामह और वामन। 122 की यदि हम बात करें तो इसमें हमारा दूसरा यानी कि उद्भट जो है उन्होंने कहा है शांत रस भी जो है वो एक अनुभव योग्य रस है, तो दूसरा आ जाएगा। भर्तृहरि जी ने तो ये कह दिया था निर्वेद को अनुभव नहीं किया जा सकता, वह तो अनुभव करने वाली चीज नहीं है ना वो देखने वाली है, तो इसलिए उन्होंने तो स्वीकार ही नहीं किया था इसको। उसके बाद अगला देख लीजिए, शेमुलन वाला फिर आ गया। शेमुलन मतलब अब यहाँ पर फिर मिलाने हैं हमें ये देखिए, स्थिति पर तक पूर्ण अकर्मक क्रिया, अकर्मक है और स्थिति का आभास दिया। लड़का पुस्तक पढ़ता है, राम सो रहा है, बच्चे माँ बच्चे को फल दे रही है और लड़का इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हाँ जी, लड़का तालाब में तैर रहा है। अब ये यहाँ पर क्या है, लड़का तालाब में या स्थिति का आभास, राम सो रहा है, बिल्कुल स्थिति है उसकी, विधान है ये, विधान मतलब स्थिति। तो एक का ये हमारे जिस भी बंधु का पेपर मेरे पास आया है इसने ठीक किया हुआ है, देखते हैं सारे इनके ठीक है कि अरे भाई ठीक हो जाओ, हाँ ये पहला जो है हमारा ठीक है, राम सो रहा है, स्थिति है ये। उसके बाद गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया, गत्यर्थ मतलब जो क्रिया हो रही है और अपूर्ण है, ये अभी इनका देख लेते हैं। लड़का तालाब में तैर रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है, लड़का ये गत्यर्थक और अपूर्ण क्रिया है। एक कर्मक क्रिया कौन सी है, लड़का पढ़ता है, बिल्कुल एक कर्म हो रहा है इसमें, ये भी ठीक है। और द्विकर्मक कौन है, माँ बच्चे को सुला रही है, सो तो बच्चा रहा, क्रिया माँ कर रही है, तो ये द्विकर्मक है, बिल्कुल ठीक है। ये हमारे जिस भी बंधु ने लगाए हैं निशान, जिसका भी ये पेपर है उसका बिल्कुल ठीक है ये। तो ऑप्शन हमारा रहेगा पहले का दूसरा, पहले का दूसरा किसमें है, दोयों में है, तो तीसरा और दूसरे का जो है चौथा है, बिल्कुल ठीक है, ये हमारा तीसरा ऑप्शन रहेगा इसमें, यानी कि इसका उत्तर है हमारा ये ठीक है बिल्कुल। उसके बाद अगला देख लीजिए कौन सा है, 123 का तीसरा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 124वें प्रश्न पे, फिर से मूलन वाला आ गया। वाह भाई वाह, आपके प्रश्न तो आज जो ना नेट का पेपर होता है अक्सर ऐसे सेमुलन वाला लेंथी पेपर बहुत बना रखा है जिसने भी बनाया है। महोदार्य, प्रत्युकार, समुद्रोर्मी, महेंद्र। अब ये सारी स्वर संधि है, अब हमें देखनी है महोदार्य कौन सी संधि है, महा प्लस उदार्य, तो हमारी ये क्या होगी, महा प्लस उदार्य वृद्धि संधि होगी, बिल्कुल वृद्धि है, ठीक है। प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार, अब यहाँ पर समुद्रों में समुद्र प्लस उर्मी और महेंद्र, मही प्लस इंद्र, ये दीर्घ संधि है, ये वाली ये आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद प्रत्युपकार जो है समुद्र प्लस उर्मी, समुद्र उर्मी, ये गुण संधि आ जाएगी और ये आ जाएगी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं महोदार्य ये थी, पहले में तीसरा, दूसरे और तीसरे में है ख प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये चौथा, दूसरे में चौथा, बिल्कुल ये दूसरा ऑप्शन है 124 का 2। उसके बाद 125वां प्रश्न देख लेते हैं। 125वें में क्या है, निम्नलिखित में से विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा, लड़का, लड़कपन, राष्ट्रीयता, बड़प्पन और लिखावट। अगर आप इसमें विशेषण देखते हो 126वां प्रश्न, तो इसमें क्या है, बड़ा से बड़प्पन, और बड़ा क्या है, विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, तो ये हमारा तीसरा आ जाएगा। उसके बाद अगला देख लीजिए 127वां, छायावादी काव्य की विशेषताओं के दृष्टिगोचर, यानी कि छायावादी काव्यों के अनुसार हमें देखना है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है। आत्मविभंजना तथा दुख की वेदना की विवृति, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति तथा अमानवतावाद, नारी गरिमा की प्रतिष्ठा तथा असमन्वयवाद, और उसके बाद लाक्षणिक एक रहस्यवाद का अभाव। अब यहाँ पर पूछा गया है कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है। अब इसका अगर सही विकल्प की बात करें तो हम अभिव्यंजना तथा दुख और वेदना की विवृत्ति है, इसमें एक ऑप्शन आएगा 127 का, क्योंकि आपने कामायनी देखा, झरना देखा, आंसू देखा, प्रसाद की जितनी रचनाएं हैं, उसके अलावा निराला की बहुत सारी रचनाएं हैं, तो वो जो है ना उनमें ये चीज़ें पूर्ण मुख्य रूप से दिखाई देती है, तो इसका सही ऑप्शन बिल्कुल ये है। उसके बाद अगला देख लीजिए 128वां, निम्नलिखित में से किस विकल्प के में उपसर्ग जो है वो मूल शब्द के साथ जुड़कर विपरीत अर्थ प्रदान कर रहा है। अब विपरीत किस में, परबल में नहीं है, अनुकरण में नहीं है, अपयश, इसमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है यश का अपयश। अब उपसर्ग जुड़ते ही इसका विपरीत अर्थ हो गया, तो तीसरा आ जाएगा हमारा अपयश। उपसर्ग अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखते, लेकिन जब वो शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो आमतौर पर शब्द के अर्थ में बिल्कुल भिन्नता ला देते हैं, अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। 129वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 129वां, पद्मूलाल पुण्य, फिर आ गया तो आपका ये ऑप्शन वाला, पद्मूलाल पुन्नीलाल बख्शी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद आचार्य, हरि प्रसाद राम स्वरूप। अब हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य और संवेदना, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास।
अब हम इसके समूलन भी देख लेते हैं क्या है, क्योंकि ये प्रश्न करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा पहले दूसरा, तीसरा और चौथा। तो कै का जो है या तो हम दूसरा देखें, तीसरा देखें, चौथा देखें, पहला तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। अब दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कौन सा है? 129वां प्रश्न हमारा। अब इसमें देखते हैं हम कौन सा था, तीसरा और दूसरा और चौथा। तो तीसरा कौन सा है? पहला पद्मूलाल पुन्नीलाल बख्शी। तीसरा है हिंदी साहित्य की संवेदना। ये तो इनकी नहीं है, आप ये मान के चलो हिंदी साहित्य की वेदना इनकी नहीं है। अब तीसरा तो हमारा कट गया, यानी कि ये तो चला गया जो पहला ऑप्शन था वो। अब रह गया दूसरा और चौथा। अब दूसरा और चौथा भी देख लेते हैं कौन सा है। दूसरा है पद्मूलाल पुन्नीलाल का दूसरा हिंदी साहित्य का विमर्श और चौथा हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। तो हिंदी भाषा और उसके साहित्य की विकास की बात करें तो ये ऑप्शन जो है हमारा किसका है? ये है हमारा पद्मूलाल पुन्नीलाल का। तो चौथा, पहले का चौथा। तो आप इस प्रकार करके करिए, पहले का तो हो गया हमारा चौथा, ठीक है जी। पहला आ गया हमारा इसमें चौथे में, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, पद्मूलाल पुन्नीलाल बख्शी का है। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद ना, फिर बात आती है हमारी। अब पहला चौथा किस में है? पहले में, पहला जो है हमारा, सॉरी गलत हो गया ये हमारा, दोबारा करते हैं। ये देखिए चौथा तो ऑप्शन था हमारा इसका पहला और ये दूसरा, और ये देखना था हमें दूसरा ऑप्शन है इसका, गलत मिलान कर दिया मैंने इसको। दोबारा देखते हैं। पहला जो है हमारा कै का दूसरा करा था हमने, हिंदी साहित्य विमर्श, पद्मूलाल पुन्नीलाल का। पहले का जो है वो क्या आएगा? पहले का आएगा ये दूसरा, ये है हमारा, ये पहले का ये नहीं आएगा, ध्यान देना, ये गलत मिलान हो गया है यहाँ पे। थोड़ा ध्यान से, कई बार करते करते जो है लंबे टाइम से ऐसे चौथा ऑप्शन की और तीसरे ऑप्शन की बात कर रहे थे हम यहाँ पे, लेकिन ये मैंने गलती से चौथा मिला दिया। पहले का जो है ना दूसरा आएगा, तो दूसरे की बात कर लेते हैं हम। पहला जो है इसमें हिंदी साहित्य का विमर्श, ये पद्मूलाल पुन्नीलाल का है। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं हम। अब दूसरा आ गया ये, तो दूसरा किस में है? इसमें दूसरे में है और चौथे में है। फिर अब हमें ख देखना पड़ेगा, ख का चौथा है या दूसरा है, ठीक है। अब ख का देख लेते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, ख का ये चौथा ख का आएगा, तो ये हमारा इसका आ जाएगा चौथा। तो अब देख लीजिए आप, यानी क का तो दूसरा और ख का चौथा किस में है? क का दूसरा, चौथा, तीसरा, ये इसमें है चौथे में। तो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा यहाँ पे? चौथा ऑप्शन रहेगा। इसका उत्तर जो है वो ये सही है, चौथा ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद अगला बढ़ते हैं 130। निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। आचार्य प्रदर्शन तो है, बिल्कुल है। अलंकारिकता के ये भी है। नारी के आदर्श रूप का चित्रण, नक्शिक वर्णन भी है। नारी के आदर्श रूप का चित्रण नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन आ जाएगा इसमें, क्योंकि वहाँ पर तो नारी को जो है एक किस रूप में देखा है उन्होंने? एक श्रृंगारित भोग्या के रूप में ही देखा है, या फिर उसको प्रेम की वस्तु जाना है, कुछ इसी प्रकार देखा रीतिकालीन कवियों ने। तो उसके बाद निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ अत्यंत प्रश्न होना? बाग बाग होना, पेट फूलना, फूलकर कुप्पा हो जाना, फूलाने समाना। तो पेट फूलना नहीं आएगा। 131वें का 2 है यहाँ पे, 131वां प्रश्न, और इसका उत्तर रहेगा 2। उसके बाद 132वां देख लेंगे। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। सही जोड़ा कौन सा है? रस भरा, रस से भरा हुआ, पतित पावन, पतितों में पावन, रसोई, रसोई के लिए घर, धनहीन, धन से हीन। देखिए 3 गलत है। सही युग्म का चयन एक ही युग्म से, रस भरा, रस से भरा, एक ही आएगा। पतित पावन है तो पतितों को पावन करने वाला, रसोई के लिए बना हुआ घर, धनहीन, धन से हीन, यानी कि में नहीं आएगा, धन से आएगा। तो ये इस प्रकार, बाकी सारे गलत है, सिर्फ एक ठीक है 132 का। उसके बाद 133वां देख लीजिए। आमतौर पे इसका हम कई बार जिक्र करते हैं, आधा तितर आधा बटेर, यानी कि क्या है, जो हम कई बार बात बच्चों को भी कह देते हैं, तुम आधा तितर आधा बटेर हो। कई बार दूसरी भाषाओं के संदर्भ में, संस्कृत और हिंदी, कुछ लोग हिंदी पढ़ते पढ़ते जैसे इंग्लिश बोलते हैं, तब भी हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर 133वां प्रश्न हमारा, जिसके उत्तर की बात यदि हम करें तो अनमोल वस्तुओं का संयोग, आधा तितर आधा बटेर। देखिए तितर और बटेर 2 अलग अलग पक्षी है, आधे आधे कर दिए तो अनमेल, दोनों एक दूसरे के अलग अलग है, तो अनमेल वस्तुओं का संयोग आएगा यहाँ पे। ये दूसरा ठीक है इसका। अनमोल प्रवृत्ति वाले लोग साथ नहीं रह सकते ना, ये नहीं आएगा। एक से अधिक वस्तु, ये भी नहीं आएगा, तो दूसरा ही ऑप्शन है इसका, यही सही है दूसरा। उसके बाद अगला देख लीजिए। सेमुलन कीजिए चंद छंद, ये बहुत बार होया हमारा। चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी है? एक बार इसको हम कर लेते हैं ऐसे। किसकी है ये? गंग कवि की है,
हम ये गद्य साहित्य की बात करते हैं तो हम बात करते हैं पहले कवि थे जैसे इस प्रकार करते हैं। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की है, और नासिकेत्व पे हंसदल मिश्र का है, और श्री पद्म पुराण भाषा ये फिर इनका आ जाएगा। अब पहले का चौथा देखते हैं कौन से में है। पहले का चौथा, चौथे में भी है और पहले में भी है। दूसरे का भाषा योग वशिष्ठ जो है वो किसकी है, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला किसमें है, इसमें भी है और इसमें दूसरा चौथे में। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा कौन सा, 134वां प्रश्न, 134वें का ये ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। हमारा उत्तर इसका ये आएगा। ठीक है, उसके बाद 135वां देख लीजिए। तन चित उर्मन राजा कीना, ये सिय बुद्धि पद्मिनी चीना, गुरु सुआज ही पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। ये पद्मावत से हमारी रचना है, जायसी की रचना पद्मावत। ये गुरु सुहारिन की जब बात आई है तो ये तो हमें पता ही लग गया किसमें से ली गई है, पद्मावत में से ली गई है। पद्मावत में कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है इसके माध्यम से। विरह की अतिरंजित वर्णन, लौकिक प्रेम में अलौकिक का संकेत, नारी विषयक अनुत धार्मिका भी ये इसमें देखा तो लौकिक के माध्यम से अलौकिक की तरफ संकेत, दूसरा ऑप्शन आएगा 135 का। 136वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से रस के 4 अवयवों में सम्मिलित रही हैं। विभावानुभारा संचार की बात हुई थी, संचारी भाव रस निष्पत्ति सिद्धांत कुछ इस प्रकार की बात हुई थी। तो संचारी भाव है, अनुभाव है, स्थायी भाव भी है, विषयानंद भाव नहीं है, चौथा आ जाएगा इसका। ये तो बहुत अच्छे से आपने बड़ा आराम से कर लिया होगा, आसानी थी ये चीज तो। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, जो एक दूसरे वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। मैं आया और वह गया है, मैं आऊंगा या वह जाएगा, वह बैठकर खाना खा रहा था, उसने कहा तो था। तो यहाँ पर सारी जगह जो है समुच्चय बोधक है, सिर्फ एक तीसरा है 137 का तीसरा जिसमें समुच्चय बोधक नहीं है। उसके बाद अगला देख लीजिए। जो समझने योग्य न हो वाक्यांश के लिए क्या होंगे। वैसे यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं, उद्यम, उद्यम का मतलब तो जो है वो क्या होता है, उद्यम का मतलब तो होता है स्वतंत्र, जो अपनी मर्जी की चलाए उसको हम उद्यम कहते हैं। और हे का मतलब नीच, और लोच का मतलब कोई गड़बड़ होना। तो इसका वैसे इन सबको मिलाते हुए तो अबूझ ही आएगा। वैसे जो समझने योग्य न हो उसको क्या कहेंगे, जिसको न जाना जा सके उसको अज्ञेय कहेंगे हम। तो ये इसका दूसरा ऑप्शन है, अबूझ आएगा। अबूझ को अज्ञेय भी कहते हैं, जिसको बूझा ना जा सके, जिसको समझा ना जा सके। ठीक है, उसके बाद 139वां प्रश्न देख लें। निम्नलिखित में से कंठोष्ठ है ध्वनि है, जो कंठ से भी निकलती है और ओष्ठ से भी, उसकी थोड़ी सी कहीं। अब जब ये स्वर आ जाते हैं तो ये ज्यादा स्पर्श नहीं करते, हमें देखने पड़ेंगे। अब ऐसे तो ओ का कहीं भी मुंह का ओष्ठ का प्रयोग नहीं है, ई में भी नहीं होता, ऊ में ओष्ठ का होता, लेकिन ये कंठ से नहीं निकली, ये अंदर से निकलनी चाहिए। ओ, अब आप बोल के देखोगे तो अंदर से आई बिल्कुल ध्वनि और हमारे ओठों की बनावट भी बनी। तो चौथा ऑप्शन रहेगा इसका 139 का 4। उसके बाद 140वां देख लीजिए। निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। देवनागरी लिपि की विशेषता इनमें से एक नहीं है। 140वां प्रश्न, 5 प्रश्न और रह गए हमारे। इससे पहले हम इसको संपन्न करें। उम्मीद आपने लाइक भी किया होगा और आपने शेयर भी कर दिया होगा। शेयर जरूर करो, क्योंकि आप शेयर करोगे विद जो ना उदाहरणों के साथ, इस प्रकार एक एक चीज को एक्सप्लेन करके बिल्कुल विवरण के साथ आपके लिए इसीलिए प्रस्तुत कर रही हूँ कि आपको पता चले, क्योंकि जिंदगी में फिर कभी ये प्रश्न आ जाएंगे ना, और आप अगर एक्सप्लेन करी हुई ऐसे देख लोगे तो इनको तो कभी नहीं भूलोगे आप। और पिछले पेपर काफी मायने रखते हैं हमारे लिए। अगर एस्टेट क्वालिफाई हो जाता बहुत अच्छी बात है, तो आपको फिर स्क्रीनिंग के लिए तैयारी करनी है। अगर भगवान खुदा ना खास्ता किसी कारण से नहीं होता तो फिर आप जो है ना ये फिर से काम आएगा आपको। तो इसको पढ़िए ध्यान से, और इन उदाहरणों के साथ बिल्कुल स्पष्टीकरण के साथ मैं आपको सारा पेपर जो है ना हल करवा रही हूँ। तो मेरी मेहनत सफल तभी होगी जब आप लाइक करोगे और मुझे प्रोत्साहित करोगे, क्योंकि इससे मुझे लगेगा कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आप मुझे रिगार्ड दे रहे हो, मतलब एक गुरु की महत्ता मान रहे हो आप। तो निम्नलिखित में देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। मैं बार बार ये कह रही हूँ, जब मैंने पीजीटी का पेपर डाला ना तो मैं फ्लो में जो है ना मैंने ये बात की नहीं, तो कही नहीं किसी को, तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और मुझे तो देखी बहुत सारे लोगों ने, लेकिन उस पर लाइक करने वाले बहुत कम थे, और वो देखकर मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। ये चाहे आपको अच्छा लगे या ना, मुझे नहीं अच्छा लगा। देखिए, स्वरों और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम क्या है। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिह्न है। मात्राओं के प्रयोग में एक रूपता है और सुंदर और सुसंगठित लिखावट है। अगर आप इन चारों चीजों को देखो तो आप यहाँ पाओगे कि मात्राओं के प्रयोग में एक रूपता नहीं है। मात्राएं तो अलग अलग है, आ की ये आएगी, ई की ये आती है, सी की ये आती है, ऊ की ये आती है, छोटे ऊ की आती है। तो एक रूपता कहाँ है, ये तो अलग अलग रूपों की मात्राएं हैं सारी। तो इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन रहेगा इनका। ठीक है, उसके बाद अगला देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में
अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कोई ना कोई तो मेरी बात सुनेगा। सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते दिए, किसी ने पत्थर मार दिया। हमने भारत में रहकर बहुत कुछ सीखा है। अब यहाँ पर बात आ रही है अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, नहीं है। मतलब 3 में तो अनिश्चय है और 1 में है नहीं है। सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते दिए, यहाँ सब लोगों की बात है। अनिश्चय, कोई अनिश्चय है, किसी अनिश्चय है, बहुत कुछ अनिश्चय है। सिर्फ एक ये वाला वाक्य ऐसा है जिसमें अनिश्चय नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन रहेगा 141 का। उसके बाद 142वां प्रश्न देख लीजिए, हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से रस की विशेषता नहीं है। अब रस की विशेषता क्या नहीं है देख लेते हैं कि ब्रह्म आस्वाद सहोदर बिल्कुल है, कल एक परिभाषा पीजीटी वाले में करी थी हमने। उसके बाद है ये स्व प्रकाशानंद, लोक चमत्कार प्राण, अखंड, अखंड भी है रस। 142वें प्रश्न की हम बात करते हैं तो उसके बाद जो है स्व प्रकाशानंद भी है ये, यानी कि अपने ही आप में जो है प्रकाशित तो आनंद प्रदान करता। लोक चमत्कार प्राण नहीं है ये, तो ये तीसरा ऑप्शन आएगा इसका 142 का। अगर रस को हमने डिटेल से पढ़ रखा तभी कर पाएंगे ये, अन्यथा हमने मोटे मोटे कर रखे हैं तो फिर हम ये चीजें करने में असमर्थ हो जाते हैं। उसके बाद अगला, निम्नलिखित में से स्पर्शी संघर्षी महाप्राण कौन से। एक तो आप यूं समझ लो, जो हमारा चय वर्ग जो है ना, चय छय जय जय, ये जो है ना स्पर्शी संघर्षी में भी आते हैं, स्पर्श संघर्षी जिसको कहते हैं हम, ठीक है। तो महाप्राण कौन से होते हैं, जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण वो महाप्राण की श्रेणी में आता है। और पहला, तीसरा और 5वां अल्प प्राण होते हैं। मैंने आपको कल भी बताए थे, परसों भी कई बार बता चुकी ये बात मैं। अब यहाँ पर देखते हैं हमें चय जय छय ठय। अब आपको देखना है, एक तो क्या है, चय छय जय जय के तो सारे है, तो हमारा ठय तो वैसे ही निकल गया बेचारा, क्योंकि चय छय जय में से नहीं था। अब रह गए 3 प्रतिस्पर्धा में, चय छय जय। अब चय और छय, छय दूसरा है, जय तीसरा है, तो तीसरा और पहला तो अल्पप्राण हो गए, तो ये हमारा तीसरा आ जाएगा। छय ये दूसरा वर्ण है, महाप्राण है, महाप्राण ही पूछा गया है, तो 143 में का तीसरा आएगा, 143 का 3, ठीक है। ये फिर आगे देखते हैं 144वां क्या कहता है। निम्नलिखित में किस विद्वान ने कहा कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में 2 बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हरि को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई। भक्ति काल के संबंध में ये जो राय है हमारी एक आचार्य की, जिन्होंने बहुत सारी परिभाषाएं दी है, और यदि इस परिभाषा की हम बात करें तो ये किसकी 144वां प्रश्न हमारा, और ये है बापू गुलाब राय की, जो है ना तीसरा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। उन्होंने कही थी, मुझे वैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी और ये इस पर्सन पे मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं है ये चीज़, तो इस कारण मैं इन दोनों में से या तो दूसरी या तीसरी है, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ये प्रश्न मेरे लिए ज़्यादा, मैं एकदम ये नहीं कह सकती कि यही है। उसके बाद अगला देख लीजिए 145वां प्रश्न, सेमूलन कीजिए। फिर सेमूलन वाला आ गया। इतने सारे सेमूलन तो नेट के पेपर में भी नहीं आते जितने आपके में दिए गए हैं। अब सेमूलित करना है तो 4 प्रश्नों का 1 प्रश्न हो जाता है सीधा ही। एक तरफ तो उपन्यास है और एक तरफ उसके लेखक है। अब उपन्यास की बात करें, दिल एक सादा कागज, धरती धन है अपना, जाग मच्छंदर गोरख आया, नागफणी का देश। अब ये सारे जो ना उपन्यास आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़े होंगे। और अगर इनकी बात करें हम तो ये मिलाने हैं उपन्यास इनके लेखकों के साथ। 145वां प्रश्न हमारा। अब देख लेते हैं 145 इन तीनों में से है क्या कोई। 2 1 1 और अगला क्या है चौथा 3 3 3 1 1। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा पहले का पहला है या तीसरा है, यही है ना। 1 1 3 3 कै का पहला है या तीसरा, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं जी कौन सा है कै का। दिल एक सादा कागज, राही मासूम रज्जा का ही है ये, तो कै का पहला तो पहला आ जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं दूसरा और तीसरा ऑप्शन है, दूसरे और तीसरे में से कोई ना कोई मिलेगा, दूसरा और तीसरा रख लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद धरती धन न अपना, तो यहाँ पर या इसका तीसरा, दोनों में तीसरा, तो इसको तो छोड़ ही देते हैं, यानी कि ख का तीसरा ही है, जगदीश चंद्र का है। अब आती है गय की बारी। गय में अब देखना हमें कौन सा है, तीसरा है या चौथा, दूसरा है या चौथा। तो गय जो है जाग मच्छंदर जाग विशंबर नाथ उपाध्याय का है ये, तो गय चौथा आ गया। चौथा आ गया ये हमारा जो है। अब देख लीजिए ये गय जो है इसका तो ये रहेगा। ख जो है उसका तो तीसरा था ही था, और कौन सा था कै जो है उसका कौन सा था पहला, ठीक है। तो
ऑप्शन जो है हमारा 145 का 2 बन जाएगा, यानी कि ये रहेगा। ठीक है, ये उत्तर है दूसरा। 146वां प्रश्न देख लेते हैं। शेमुलन, फिर शेमुलन वाला आ गया। चलिए जी देख लेते हैं इसको भी, क्या शेमुलन है इसमें। पो, पूस की रात, ठंड होती है, पूस का मतलब सर्दी। पो खालड़ी का खो, आपने हरियाणवी भाषा में सुनी होगी, तो पूस की रात है, पूस का दिन है। श्रृंग, सींग, बिल्कुल सींग कहते हैं। वायु, बयार, हवा, जो ठंडी पवन चलती है उसको बयार कहते हैं, तो वायु का मतलब बयार। उसके बाद परसु का मतलब फरसा, यही आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक, ये शेमुलन कर रखा है। तो कै का जो है 4 आएगा। कै का 4 किस में है, तीसरे और चौथे में है। ख का 1 आएगा, ख का 1 दोनों में है। और गै का 3 देखते हैं, 3 आता है कि 2। गै जो है, गै का जो है हमारा 2 आएगा, गै का 2 आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या रह जाएगा। प्रश्न हमारा था ये, देख लेते हैं 146। 146वें प्रश्न का उत्तर की यदि बात करें हम, तो इसका कौन सा उत्तर आ जाएगा, चौथा आ जाएगा ये। ठीक है, 146 का पो चौथा, यही इसी में था। तीसरा और चौथे में यही मिला, सिंह का 1। ठीक है, उसके बाद वायु का बयार 2, गै का 2, ये ठीक है। हाँ, चौथा ऑप्शन ही रहेगा इसका। ठीक है, उसके बाद अगला देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, 147वां प्रश्न। और ये क्या कहता है, विपद जाल का सही संधि विधि है। अब विपद जाल क्या होता है, यदि मान लो सॉरी, यदि एक संधि का नियम है व्यंजन संधि में, तय के बाद जय या झय आ जाए, तो यह तय जो है वो जय में परिवर्तित हो जाता है। जय में, तय किसमें, जय में परिवर्तित। तो विपद प्लस जाल, ये ऊपर सबसे पहले वाले में ही आया हो, तो इसका ऑप्शन एक ही रहेगा। 147 का ए ऑप्शन है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद आगे बढ़िए। हाथ पैर का कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख वैवर्ण, स्वर परिवर्तन इत्यादि किस रस के अनुभव है। जब ये सारी चीजें हो जाए, हाथ कांपे, जब स्तंभ होकर डर के खड़े हो जाए हम, और ये सारी चीज होती है, डरना किस में होगा, भयानक रस में एक आएगा। ये भी आपको आराम से आ गया होगा, ज्यादा इसमें सोच विचार करने की बात नहीं है। 148वें प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य रूप नहीं है। 2 टोकरी कचरा फेंक दिया, शुद्ध नहीं है, यहाँ पे देखना हमें, अशुद्ध वाक्य है। कूड़ा करकट रह जाता है, मेरे पास इतना कम समय है, उनके उच्चारण ठीक नहीं है, उनके उच्चारण ठीक नहीं है। अभी इसमें मेरे पास इतना कम समय है, उनका उच्चारण ठीक, ये आएगा, उनके नहीं आएगा, उनका आएगा, चौथा आएगा, ये चौथा गलत है यहाँ पे। ये शुद्ध वाक्य रूप नहीं है, ये शुद्ध। उसके बाद 150वां अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अंतिम प्रश्न करूं उससे पहले फिर वही बात है कि है ना, आपने लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया होगा, नहीं करा तो जल्दी करो, और शेयर जरूर करो अपने बंधु मित्रों में। और आपने देखा होगा जितनी वीडियो मैंने कराई है आपको बहुत हेल्प मिली होगी। और आगे मैंने एक काम कम समय के कारण 6ठी से 8वीं तक की NCERT सिलेबस नहीं करवा पाई थी। मैंने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का तो करवा दिया था। आगे आने वाले समय में विस्तार पूर्वक 6ठी से 8वीं तक का भी सिलेबस करेंगे हम NCERT का, जिससे आपके उससे संबंधित प्रश्न तो हल हो जाए। क्योंकि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में PGT वालों को तो काफी हेल्प मिली होगी, बहुत सारे प्रश्नोत्तर उधर से आए हुए थे, इसमें भी आए हुए हैं पर ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी करवाने की। निम्नलिखित में सही युग्म शब्द रूप है परिणति, 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 परिणति। आप लिख के देखो, ये लिख के देखा हुआ है जिस भी बंधु ने। यदि हम लिख के देखते हैं तो हमें एकदम पता चल जाता है सही रूप कौन सा है इसमें। तो परिणति ये होता हमारा, एक आएगा, 150 का 1 है। ये जैसे लिखा हुआ है, इन्होंने लिख के देखा हुआ है, ऐसे ही लिख के देखने से हमें पता चलता है कि कौन सा सही है। तो 50वें का 1 है। तो इस प्रकार हमारे ये प्रश्नोत्तर पूरे हुए। पूरे जो है ना, मैंने कोशिश की अपनी तरफ से पूरा करवाने की, लेकिन फिर भी कोई त्रुटि अगर किसी प्रश्न में रह गई हो, कोई गलत हो गया, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन देखते रहिए और आगे बने रहिए, इसी प्रकार नई नई वीडियो आती रहेगी और भी, और आपकी सहायता करती रहेगी अलग अलग विषयों से संबंधित। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और फिर से जिन बंधुओं ने, जो हमारे देखने वालों ने मुझे इतना अप्रिसिएशन दिया है, इतना प्रसन्नता, इतनी मुझे जो ना पसंद किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। चलिए, जय हिंद,